तो आज हम लोग नया सीखने जा रहे हैं कुछ। तो इसका नाम है, टॉपिक का नाम डिटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक्चुअली कैलकुलस जब हम पढ़ते हैं या एनालिसिस पढ़ते हैं तो डिटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। नंबर थ्योरी में हम इसका एप्लीकेशन करेंगे, इसका एप्लीकेशन से हम चीजें सीखेंगे। फिर भी ऐसा पॉसिबल है कि किसी स्टूडेंट को मैंने रियल एनालिसिस पहले या ये वाला फंक्शन ना पढ़ाया हो, तो एक बार थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी। कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार ये डिटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ रहे हैं, मैंने पहले नहीं पढ़ाया हो किसी को? अरे भाई कोई हो ऐसे? सभी वही लोग हैं जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है। यस सर। अच्छा, सभी वही लोग हैं, तब तो फिर ज्यादा समझाना क्या है, फिर तो फटाफट ही हो जाना है। एफएक्ट्स ये है मैंने आप लोगों को ये समझाया था पहले कि अगर आप ऐसे कोई नंबर लाइन पे सोचते हैं, 0 1 2 3, या माइनस में भी हो सकता है, एंड सो ऑन, तो किसी भी नंबर का डिटेस्ट इंटीजर का मतलब है वो नंबर लाइन पर कहां पर है ये देखिए। अगर वो इंटीजर है खुद, तो इसकी वैल्यू खुद ही हो जाएगी। तो मतलब आपके पास F2 अगर करना है तो 2 का डिटेस्ट इंटीजर का मतलब 2 ही है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें होता क्या है बच्चों, जब कोई भी नंबर आप लेते हैं, कोई रियल नंबर, तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है इंटीग्रल पार्ट और दूसरा होता है फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को कई लोग कई तरह से दिखाते हैं, थीटा भी लिख देते हैं कई लोग। तो फ्रैक्शन जो होता है वो 1 से कम होगा, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होगा, ये 0 या पॉजिटिव होगा। तो किसी भी एक्स के लिए आप ऐसा लिखेंगे, ठीक। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, इंटीग्रल पार्ट। अब सवाल ये उठता है इसमें ग्रेटेस्ट वर्ड क्यों लगाया? तो उसकी वजह यह है कि अगर मैं 2.4 की बात करता हूँ, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात, तो इसका मतलब है 2.4 रियल लाइन पर जहां पर आता होगा, आप कहां पर आता होगा ये आप जानते होंगे, कहीं यहाँ आएगा, आधे से थोड़ा पहले। सपोज ये 2.4 है, तो इसके लेफ्ट में जितने इंटीजर हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है? सर 2। 2। तो उसका मतलब ये है, ग्रेटेस्ट का मतलब यही है, क्योंकि राइट साइड में ग्रेटेस्ट तो आप बता ही नहीं पाएंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में बता सकते हैं, जितने इंटीजर हैं उसमें सबसे बड़ा, तो वो 2 ही आएगा। तो बेसिकली इसको आप 2 प्लस 0.4 लिख सकते हैं। तो 2 इसका इंटीग्रल पार्ट है, 2.04 को ये अलग हुआ, 2.4 को आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये -2.4 है, तो मैं से -2 प्लस -0.4 लिख सकता हूं या नहीं? -2.4 है, तो ये -3 -4 यहीं कहीं आएगा। -2.4 को -2 प्लस -0.4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। नो नो सर। सर। नहीं लिख सकते। अच्छा, तो आप वैसे ही समझिए, तो इसको, क्योंकि जो थीटा जिसको आप कह रहे हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फिर आपने इतना तो लिखा। अब सपोज किसी को नहीं समझ में आया कि अब क्या करना चाहिए, तो उसका तरीका ये है, इसमें 1 ऐड कर दो और इंटीग्रल पार्ट में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, अभी भी बराबर ही रहेगा फिर। तो ये -3 हो जाएगा, ये 0.6 हो जाएगा। तो -3 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, -2.4 का। ज्योमेट्रिकली भी समझ में आ रहा है,
क्योंकि ये रियल लाइन के लेफ्ट में देखिए -2.4 आएगा, उसके लेफ्ट में जितने इंटीजर हैं उनमें सबसे बड़ा -3 है। नंबर थ्योरी में हमें माइनस में बहुत ज्यादा काम तो नहीं करना, थोड़ा बहुत ही होता है, आप जानते हैं नेचुरल नंबर पे ज्यादातर काम है। फिर भी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताता हूँ। तो ये एनालिसिस में ही आप लोग पढ़ते रहते हैं, और मैं बेसिक जो फंक्शंस हैं सेट थ्योरी से स्टार्ट करने वाला हूँ अभी कुछ दिनों बाद। तो आप लोग चाहें तो उस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। सर आप फिर से रियल एनालिसिस पढ़ा रहे हो? नहीं बेटा, मैं डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर को। ओके। डिफरेंशियल कैलकुलस में, लेकिन बीएससी में हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे कॉलेजेस में जो बच्चे आते हैं उन बच्चों का सब कुछ खत्म है मैथ्स में, तो जीरो से शुरू करना पड़ता है उनके साथ। तो मुझे समय बहुत ज्यादा लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार फर्स्ट ईयर में ही चीजें समझ में आ जाएंगी तो हो सकता है आगे इजी रहे उनके लिए। तो कुछ बच्चे काफी उम्मीद जगा रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी कुछ बच्चों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हो सकता है बाकी लोग भी इंस्पायर हों। तो पहले मैं बेसिक सेट थ्योरी पढ़ाऊंगा, जितना मैं नॉर्मली पढ़ाता हूँ अधिकतर लोगों को, 2 दिन में हो जाना चाहिए। रिलेशन भी 2 दिन में हो जाना चाहिए। फंक्शंस, ड्राफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे लगता है उतना सबको आना चाहिए। वो जो एलिमेंट्री कैलकुलस होती है जिसका आना चाहिए सबको। अब जैसे कल मैं देख रहा था, वो मैथ्स वाले चर्चा वाले ग्रुप में किसी ने कंपोजिट फंक्शन का एक सवाल डाला था, आपने देखा होगा। हाँ, देखा था वो चर्चा जिसमें होती रहती सर है। एक वो मॉड एक्स हाँ, वाला वो टाइप का। कंपोजिट फंक्शन ही था वो, एफ ऑफ जी मॉड सर। एक्स। मैं उसको सॉल्व कर सकता था, लेकिन कल तो टाइम ही नहीं था, मैं गाड़ी चला रहा था, अल्मोड़ा भी जाना है, मीटिंग भी अटेंड करनी है, रात तक आना है, वो किसको याद रहेगा फिर। मैं घर पे बैठा होता उसको कर से समझा देता। दूसरी बात, एक एक सवाल समझाने से कुछ होना नहीं है जब तक आप पूरा कंसेप्ट लेके नहीं चलते। आखिर कंपोजिट फंक्शन में मॉड वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, या इस तरह की चीजें बहुत सारी। आ, आप इसे मान लीजिए कि मैं 15-20 दिन का एक फाउंडेशन कोर्स जैसा चला रहा हूँ, लेकिन ये फाउंडेशन जिसके पास भी होगी, कैलकुलस पढ़ाते हुए भी ज्यादा दिक्कत नहीं होनी है। अब एक ने वो लेबनीज पूछा, कोई कुछ पूछता है उसमें, तो डिफरेंशियल कैलकुलस का कोर्स अटेंड कर सकते हैं जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए। अब एक्चुअली पिछली बार जब पढ़ाया था तो मेरे पास रिकॉर्डिंग फैसिलिटी नहीं थी। इस बार थोड़ा ये है कि हर बार आप ना भी पढ़ाऊं और रिकॉर्डिंग तो है ही, तो काम चल जाएंगे। तो अगर और किसी कॉलेज के कोई स्टूडेंट भी ज्वाइन करना चाहें तो उनका भी स्वागत है। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल मैं यहीं के बच्चों को पढ़ाना चाह रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं जो चाहें। तो मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर से बोल रखा है कि मैं डिफरेंशियल कैलकुलस ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, इंटीग्रल कैलकुलस मैं उनकी पूरी कर चुका हूँ। मैट्रिसेज मैंने उनको लेक्चर भेजना शुरू कर रखा है एक एक करके, क्योंकि जितनी मैट्रिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर को आनी चाहिए उससे तो बहुत ज्यादा हमने आपको पढ़ाई है। उतना उनको नहीं भेजना, कुछ सेलेक्टिव भेजना, बस उनको चीजें आ जाए, थ्योरम्स पे फोकस नहीं करना है, उनका काम चल जाएगा। 3D में ऑफलाइन पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि 3D में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं ऑनलाइन शायद उतना अच्छा नहीं समझा पाऊंगा। वो क्लासरूम में जब मैं हाथों से अपने रूम को समझाता हूँ स्पेस में, तो विजुअलाइज होना चाहिए बच्चे को। 2D में ऑनलाइन तो मुझे लगता है मैं फरवरी तक ही चुनाव ड्यूटी करते करते बीच बीच में ही सारा सिलेबस पूरा कर चुका हूँ बच्चों का भी। तो उसमें कोई भी अटेंड करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे ऑनलाइन में जो पढ़ सकते हैं, वेक्टर मैंने काफी बना रखे हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, मैंने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम। बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, मैंने वो सब समझा रखे हैं पहले भी। टाइम मिलेगा फिर बना देंगे एडिशनल। और क्या पढ़ाना है, सब कुछ तो यही चीजें हैं। कैलकुलस और आईआईटी के लिए जो लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या चीजें अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी, या कोई भी एपीजीपी में भी बहुत कुछ है, तो 11th वाले के साथ भी आपका स्वागत है, क्योंकि वहां प्रोबेबिलिटी ये अभी 11th लेवल पे चल रही है। ये पूरी होते ही ये 2-4 दिन में हो जाना है, 11th में कुछ नहीं है। 11th का सिलेबस मेरा एक बार पूरा हो गया है मैथ्स का।
अब मैं उन्हें भी जीरो से शुरू कर रहा हूं, उन्हीं के साथ शुरू भी करूंगा ये सारी चीजें। आप लोग भी जुड़ सकते हैं और आपको महसूस होगा कि केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको कहते हैं उसमें कितना ज्यादा है सीखने के लिए। केवल जिसको आप बाइनोमियल कहते हैं, एपीजीपी कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, कितनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए हर चीज में। फाउंडेशन बच्चों जितनी स्ट्रांग होगी ना जिंदगी में, उतना तेजी से बाउंस बैक कर जाओगे फिर बाद में। तो वो लेक्चर भी अपलोड तो रोज ही रहेंगे। अब 11th की जो एलिमेंट्री मैथ्स मैंने पहली बार में पढ़ाई, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं बनाई क्योंकि वो बहुत बेसिक होता है। पहली बार में मैं एनसीईआरटी और आरडी शर्मा को कंप्लीट किया मैंने। उसमें क्या रिकॉर्डिंग करूं मैं, क्या बनाना है, वो बहुत एलिमेंट्री होता है। अब सेकंड राउंड शुरू होने वाला तो उसमें कुछ रियलाइज चैलेंज होगा वाकई, तो अच्छा लगेगा। चलो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इसकी जो प्रॉपर्टीज थी बच्चों, पहली प्रॉपर्टी लिखा हूं, किसी भी नंबर का जो डेटेस्ट इंटीजर हुआ ना, जो एक्स्ट्रा डेटेस्ट इंटीजर, हमेशा एक्स्ट्रा डेटेस्ट इंटीजर प्लस वन से तो छोटा ही होगा ना। यस सर। बल्कि मुझे और अच्छे तरीके से ऐसे लिखना चाहिए था। पहले इतना ही समझाना चाहिए, ये किसी भी नंबर का एक्स ऐसा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, बेसिक डेफिनेशन यही है। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, इसमें प्लस वन कर देता हूं, और अगर इसे छोटा करूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इट्स, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस वन। यस। एक्स माइनस वन, इसको समझाने जैसा कुछ है नहीं। दूसरा, आप ये बताइए, क्या एक्स प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सर, और केवल एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ठीक है। देखिए बच्चों, मैं आपको बात ऐसे समझाता हूँ। अगर इंटीजर है तो सब तरफ बराबर ही आनी है। जैसे एक्स टू ले लीजिए, वाई थ्री ले लीजिए, तो देखिए एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर टू, वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर थ्री, और एक्स प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी फाइव, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई भी फाइव। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लो तब जोड़ो, या जोड़ लो तब ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटीजर में चीजें आसान है। अब मैं आपको यहीं पर एक छोटा सा ट्रायल दूसरा देता हूं। अगर मैं क्या ले लें, एक्स को ऐसा करते हैं 2.6 ले लेते हैं, और वाई को 3.8, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा बच्चों, 8 और से 14, 6। तो एक्स प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो हुआ वो तो हुआ 6, और वैसे एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है और वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है। क्या मैं आप समझा पाया? यस सर। अगर जोड़ने के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं तो 6 आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने के बाद जोड़ें तो 5 ही आएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, एनालिसिस में इसकी डिटेल होती है, लेकिन मुझे लगता है अभी इतनी बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत पड़नी है नहीं हमें। और क्या था, तो बहुत दिनों से रियल एनालिसिस पे ना जाओ तो याद ही नहीं आता। हाँ, ये कितना आएगा, अगर इंटीजर है तो 0। 0 अगर एक्स बिलोंग्स टू जेड, और -1 अदरवाइज कर दूं, मतलब इंटीजर नहीं है, मतलब इंटीजर ना हो तो -1 ही आएगा।
आप कोई भी नंबर लेके देख लीजिए। ठीक है, यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स्ट्रा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये फालतू की चीज है। एक ही बार जब इंटीजर आ गया तो फिर उसके बाहर से डब्बे जैसे बनाते रहो जितनी मर्जी बनाना है, उसका कोई मीनिंग नहीं है फिर। तो कई बार ऐसा भी करती है आईआईटी वाले, क्वेश्चन बनाए रखते हैं, बच्चे डर जाते हैं, ये कितना बड़ा खतरनाक सवाल है। आप सेकंड राउंड में महसूस करेंगे कई बार, क्योंकि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट 11th में यही है, और बेसिक कैलकुलस 12th में है। कैलकुलस काफी डीप, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, यही सब चीजें मैथ्स में 12th में है फिर डिटेल। लेकिन मैं प्रोबेबिलिटी भी सेकंड राउंड में उतनी पूरी करा देता हूँ जितना आईआईटी के लिए चाहिए होता है लोगों को, उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी अगर ज्यादा डीप चाहिए तो आपको मेजर थ्योरी आनी चाहिए। अब मेजर थ्योरी का एप्लीकेशन ही वही है बाद में, प्रोबेबिलिटी में आप जा ही नहीं पाएंगे उससे उसके बिना। तो अगर आप स्टेटिस्टिक्स के स्टूडेंट होते तो भी आप मेजर थ्योरी बहुत अच्छी आनी चाहिए आपको, उसके बिना आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जा ही नहीं पाएंगे। तो लोग पूछते हैं मेजर थ्योरी का एप्लीकेशन क्या है, तो मैं कहता हूँ यार प्रोबेबिलिटी का तो है ना, वह हो गया, प्रोबेबिलिटी का है तो लो जी, ये है एक्स रियल नंबर है कोई भी, और एन इंटीजर नेचुरल नंबर है। ऐसे कुछ चीजें हैं जिन पे हम फिर, तो मेरे ख्याल से अभी बहुत है इतना, हम प्रॉपर थ्योरम पे आ जाएं तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं पहले थ्योरम पे काम करना चाहूंगा, अब फिर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या प्रूफ कैसे करते, प्रूफ बहुत छोटा है। थ्योरम है बच्चों, काफी शानदार रिजल्ट लगता है मुझे तो ये। इफ n बिलोंग्स टू n, मैंने थ्योरम नहीं लिखा, लो जी, इंपॉर्टेंट थ्योरम समझिएगा। एंड p इज अ प्राइम, देन द एक्सपोनेंट ऑफ, एक्सपोनेंट मतलब पावर समझिए हम, एक्सपोनेंट के क्या क्या मीनिंग समझते हैं आप लोग? ऑफ द, और कोई मीनिंग भी होता है पावर के अलावा? सर और कोई तो नहीं पता। अच्छा, कला संगीत इनमें बच्चों जो बहुत बड़ा दिग्गज होता है उसको भी एक्सपोनेंट ही बोलते हैं, क्योंकि वो उसके शिखर पे बैठा होता है, जैसे पावर सर पे बैठी होती है किसी नंबर की ना, तो ऐसी जी किसी, सर। हाँ जी। तो इस तरह की जो हमारे कला संगीत में भी, तो उसको जब एक्सपोनेंट बोलते हैं जो दिग्गज लोग हैं, तो मीनिंग यही होता है उसका। एक्सपोनेंट बहुत जो यूज करते रहते हैं लोग बोलते समय किसी महान व्यक्ति के लिए जो अपने फील्ड में बहुत ऊपर हो, द ग्रेट एक्सपोनेंट कहा जाता है उनके लिए कई बार। ठीक है, ऐसे ही सीखते हैं सब लोग, परेशान मत होइएगा। देन द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ p दैट डिवाइड्स फैक्टोरियल n, ऐसा मत सोचा करना कि हमें कम आता है, सबको ऐसे ही आता है यार, क्यों सोच रहे हो? इज, इसको इन्होंने तो बटन साहब ने शॉर्टकट मार दिया, मैं ऐसे लिखूं, समेशन n अपॉन p टू द पावर k का ग्रेटेस्ट इंटीजर, k फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। एक मिनट सर, नमस्कार। बस ठीक जी।
हाँ सर हूँ। मैं कॉल बैक करता हूँ क्लास के बाद। ठीक है, थैंक यू सर। इसका मतलब ये है के की जो 1 2 3 4 रखते जाइए, सरल शब्दों में समझिए। अगर फैक्टोरियल एन में पीटी कितनी पावर होती है टोटल जो डिवाइड करेंगे, तो आप ऐसे निकालेंगे एन अपॉन पी का डेटेस्ट इंटीजर प्लस एन अपॉन पी स्क्वायर का डेटेस्ट इंटीजर प्लस एन अपॉन पी क्यूब का डेटेस्ट इंटीजर प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट। ठीक है, तो अब प्रूफ तो बाद में होगा, पहले आप ये बात समझाओ कि क्या ये एक्चुअल में इनफाइनाइट सीरीज होगी। पी बढ़ाते जाएंगे, एन आपके पास एक फिक्स नंबर है ना कोई, तो 8 दौर यस के सर। बाद, हाँ तो एन 8 दौर के बाद ऐसा हो जाएगा बच्चों, पी की पावर के आफ्टर अ सर्टेन पी, ऐसा हो जाएगा। के मतलब सॉरी, कि पी बढ़ाते रहो ना जैसे, तो पी की पावर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पढ़ी है ना हमने, कोई एन दिया हो तो उससे बड़ा तो खींच यस ही लेंगे ना कहीं से भी, वहां तो यस प्रोडक्ट में था, तो यहाँ भी प्रोडक्ट ही है, पी इंटू पी करते जाइए के बार। तो आपको 8 दौर के बाद पी की पावर के एन के बराबर या उससे बड़ा मिल जाएगा। और जब भी ऐसा होगा बच्चों, जहां पर ऐसा होगा, तो वहां पर फिर एन अपॉन पी टू द पावर के लेस देन इक्वल टू 1 होगा या नहीं। यस सर। तो एन अपॉन पी टू द पावर के का डेटेस्ट इंटीजर तो 0। 0 या फिर 1, 1 है तो 1 बाकी 0। तो ये जो आपने समेशन पढ़ा है ये लिखते समय ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है कहाँ तक लिखना है, नहीं तो, लेकिन प्रैक्टिकली ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है। अगर ये इनफाइनाइट सीरीज होती तो पहले इसकी कन्वर्जेंस पे काम करना पड़ता। क्या मैं समझा पाया? यस सर। यस सर। ये एक्चुअल में, क्योंकि ठीक है एनालिसिस आपका इनफाइनाइट पर क्या होगा की स्टडी है बस, ज्यादातर जगहों पर इनफाइनाइट पर क्या होगा जब चीजें इनफाइनाइट की तरफ जा रही होंगी, तो उस समय क्या होगा की स्टडी ही तो एनालिसिस है। रियल एनालिसिस में अधिकतर जगहों पर हम यही पढ़ते रहते हैं। तो आपको कई बार लगता है, पहला सवाल तो इस थ्योरम में लोग पूछते हैं तो यही पूछते हैं कि ये इनफाइनाइट सीरीज अगर आप कर रहे हैं तो बिना कन्वर्जेंस के बारे में मालूम किए आप कुछ भी रख देंगे ऐसे पी। तो मैं कह रहा हूं ये हमेशा फाइनाइट सीरीज बनती है प्रैक्टिकली। मैं आपको पहले प्रूफ करने से पहले एक या दो एग्जाम्पल देना पसंद करूंगा करके, और जब ये फाइनाइट बनेगी तो फिर आप ही बताइए, जब ये फाइनाइट होगी तो फिर कन्वर्जेंस का मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि फाइनाइट सीरीज तो हमेशा ही कन्वर्जेंट होती है। तो दिस रिजल्ट इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, सो वी कैन स्टडी इट फॉर एवरी नेचुरल नंबर एंड एवरी प्राइम नंबर। क्लियर हुई मेरी बात? यस यस सर। सर। हाँ, सो दिस इज अ फाइनाइट सीरीज, ये लिखना है। तो क्योंकि रिजल्ट टोटल जो थ्योरम का प्रूफ है बच्चों, वो 5 मिनट भी नहीं लगते इसमें, इसमें वैसा कुछ बड़ा नहीं है। सो this summation n upon p to the power k from 1 to infinity is always convergent। ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि हाँ ऐसा, ये हमेशा कन्वर्जेंट है। अच्छा, अब मैं प्रूफ पे अभी भी नहीं जा रहा हूं, मैं आपको ना एक दो एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं, इलिस्ट्रेशंस पहले समझ में आने चाहिए, ज्यादा जरूरी वो है। इलिस्ट्रेशन 2 3 कराना चाहूंगा। लेट फैक्टोरियल एन इक्वल टू कितना ले लें भाई, फैक्टोरियल 15 ले लूं, यस सर। कुछ भी। यस आप अगर कुछ आप बोलना चाहें मैं वही ले लूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अब फैक्टोरियल 15 में 2 कितने आएंगे ये देखते हैं। हाँ चलो देखो कैसे देखना है। टू कितने आएंगे, तो 2 की कितनी पावर होगी, मतलब फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट हुई, तो
एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 15। अभी क्या बताया, जरा ऊपर वाली लाइन देखिए तो n अपॉन पी का ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट साइड में देखिए थ्योरम में, फिर n अपॉन पी स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर n अपॉन पी क्यूब का, एंड सो ऑन। तो बताइए मुझे प्लीज मैं क्या लिखूं। 15/2 सर का 15 ग्रेटेस्ट अपॉन 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 15/2 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 15/2 क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 15/2 की पावर 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपको समझ में आ गया? प्लस एंड सो ऑन आप कंसेप्चुअली लिख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखिएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 3, भाई 2 से 15 को डिवाइड करो और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, 7 ही आएगा या नहीं पहले में? यस सर। यस दूसरे सर। में 4 से डिवाइड करना है 2 स्क्वायर से, मतलब तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये हो गया। फिर 8 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, फिर क्या आ जाएगा 0, 16 हो गया नीचे, 1 से छोटी संख्या हो गई, और आगे को भी अब 1 से छोटी ही होते जाएगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर सब 0 हो जाएगा या नहीं? यस सर। तो फैक्टोरियल 15 में 2 कितनी बार आया बच्चों? 3 सर टाइम्स। हाँ 11 बार आ गया। बस यही इस थ्योरम का रिजल्ट है, यही समझा रहे हैं वो। अब ये कैसे आया हम बाद में समझाएं, प्रूफ थोड़ा लगता है लोगों को, यहाँ तो बहुत आसान है, मैंने कहा 5 मिनट में प्रूफ हो जाना है, प्रूफ में भी कुछ नहीं है, लेकिन पहले बात समझ में आ जानी चाहिए। 11 बार। अच्छा एक्सपोनेंट ऑफ 3 निकालते हैं, चलो एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 15। तो 15/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 15/3 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 15/3 क्यूब का ग्रेटेस्ट। आगे लिखना बेकार है फिर? यस। तीसरा भी लिखना बेकार ही था, 5 ही हो गया, 9 में से 15 को डिवाइड करो 8 ही आएगा ना। तो 3 कितनी बार आया? 6 बार। तो 3 के बाद 5 आप लोग निकालिए तो। अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आप लोग बताएंगे मुझे। एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 15। 1 टाइम्स। वेरी गुड। 7 निकालिए। 1 टाइम। और फिर अगला प्राइम क्या हुआ? 11। सर 5 3 टाइम नहीं आएगा? यस सर 5 वाला 3 टाइम्स आ रहा है। हाँ, अरे वो 80 टर्म सोची उसने, तब 1 लिख दिया। 15/5 3 बार, 7 80 बार आएगा ना, 2 बार। 7 2 बार आ जाएगा नहीं? 15/7 करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। यस सर। यस सर। 11 1 पॉइंट ही आएगा, 1 टाइम्स। 1 आएगा। उनको भी लिख लेते हैं यार। एक्सपोनेंट ऑफ 11 और 13 वो भी 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया मैंने, सो फैक्टोरियल n 2 की पावर कितना है बच्चों? 11 था, 3 की पावर 6, 5 की पावर 3, 7 स्क्वायर 11 इंटू 13। कितना जबरदस्त फॉर्मूला है। वैसे फैक्टोरियल 15, अरे फैक्टोरियल n लिख दिया मैंने, तो n की जगह 15 कर दो, मतलब लो फैक्टोरियल 15 हो गया। तो फैक्टोरियल 15 व्यावहारिक तौर पर काफी बड़ा नंबर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे दिक्कत करेगा, लेकिन आप यहां डायरेक्ट निकाल सकते हैं फटाफट। तो किसी प्राइम नंबर से फैक्टोरियल n को अगर आप डिवाइड करते हैं तो टोटल उसकी कितनी पावर होंगी सब मिला के, ये कैलकुलेट करना है।
बेसिकली काउंटिंग प्रिंसिपल, और ये काफी यूजफुल रिजल्ट है। आप लोग एक ऑब्जर्वेशन करिए, 2 छोटा प्राइम है तो उसकी पावर थोड़ी ज्यादा आई, प्राइम धीरे धीरे जब बढ़ रहे हैं तो उनकी पावर कम हो रही है या नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, आप कहीं पर भी ऐसा देखेंगे ही नहीं कि साहब किसी नंबर फैक्टोरियल एन में 3 की पावर कम आ रही है, 5 की ज्यादा या 7 की ज्यादा, ऐसा नहीं होगा। आप गौर करेंगे, प्राइम नंबर जितना आया, अगले बड़े प्राइम नंबर की पावर उससे तो उतनी या उससे कम होगी। तो 8 तो ये समझ में आया, इसमें 8 प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया। और बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, ये जितना मैं इलस्ट्रेशन आपको समझा रहा हूँ ये मैं 11 क्लास को भी पढ़ाता हूँ। हाँ, तो ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत डिफिकल्ट है, वो भी सब समझते हैं, एंजॉय करते हैं, मैं उन्हें सबको पढ़ाता हूँ। ये हमें परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम और प्रोबेबिलिटी में कुछ जगहों पर ऐसी चीजें भी चाहिए होती हैं। दूसरी मतलब 8 चीज हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ लिया, फैक्टोरियल एन का प्राइम फैक्टराइजेशन आसान हो। दूसरी बात, हमने किसी एन के लिए फैक्टराइजेशन नहीं सीखा, यहां पर हमने फैक्टोरियल एन के लिए सीखा, दोनों में डिफरेंस है। किसी बड़े नंबर के लिए नहीं, फैक्टोरियल फॉर्मेट में होना चाहिए, तब लगेगा ये फॉर्मूला। दूसरी बात हमने देखी कि प्राइम नंबर का जो अपना साइज बढ़ रहा है तो उसकी पावर कम होते जा रही है। इतना भी आपको क्लियर हो गया है? और मतलब ये ऑब्जर्वेशन है, अभी अभी प्रूफ तो कुछ है ही नहीं। वी ऑब्जर्व दैट इफ P1 से बड़ा P2 है तो एक्सपोनेंट ऑफ P1 जो होगा या तो बड़ा होगा या ज्यादा होगा एक्सपोनेंट ऑफ जो छोटा नंबर है वो ज्यादा बार आएगा, जो जितना बड़ा प्राइम होगा वो उतनी कम बार आएगा। ये समझ में आया? यस सर। और एक नेक्स्ट पॉइंट इसमें और सीखना है, बहुत जरूरी, वो क्या है इस पे बात करते हैं। ये कौन से नंबर का पॉइंट हो गया, दूसरा तीसरा जो भी है। एक पूछा था कि फैक्टोरियल एन में कितने लास्ट में जीरो कितने आएंगे, तो ये देखना चाहिए जीरो का मतलब 10 से मल्टीप्लाई तब जीरो आता है ना। यस सर। किसी भी नंबर में अगर आप राइट साइड में नंबर लिखा आपने, उसके राइट साइड में जीरो बढ़ा रहे हैं आप, तो वो जीरो मतलब 10 से मल्टीप्लाई। ठीक, 10 किन प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से आता है बच्चों? सर 2 and 5। और 5। हाँ, और कोई दो प्राइम है जिनके मल्टीप्लिकेशन से 10 आ सकता है, जीरो आ सकता है? सर नो सर। पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चों जब आप इसमें फैक्टोरियल 15 करेंगे ना, तो आप यहां पर समझिए कि 5 की पावर तो 3 ही है, तो 2 की पावर 8 करते हैं और 3 यहाँ और 5 की पावर 3 यहाँ, बाकी जो भी है 7 स्क्वायर जो भी चल रहा है, बाकी 3 की पावर 6 7 स्क्वायर या जो भी है छोड़ो। तो यहां पर समझो बस इस ब्रैकेट को है, 10 की पावर कितनी है? सर 3। तो इसका मतलब इसमें कितने जीरो आएंगे लास्ट में? सर 3। 3 जीरो आएंगे। फैक्टोरियल 15 जो भी नंबर होगा उसमें लास्ट में कितने जीरो आएंगे अगर आपको बताना है, तो आप केवल 5 की पावर देखो, क्योंकि 2 तो 5 से ज्यादा पावर रखता ही होगा, उसमें क्या उतने 2 तो मिल ही जाएंगे ना जितने 5 होंगे। यस सर। यस सर। जितने 5 होंगे भाई, 2 की पावर तो उससे ज्यादा ही होगी, तो उतने 2 तो तुम्हें मिल ही जाएंगे, क्या करना है। तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, केवल 5 का एक्सपोनेंट निकाल के आप ये भी निकाल सकते हैं कि फैक्टोरियल एन में लास्ट में कितने जीरो होंगे। अब बच्चों वीडियो रिकॉर्डिंग में तो आ गया, लेकिन मैंने लिखाया तो है नहीं, तो आप लोग जब अब अपने नोट्स में लिखेंगे तो इस बात को लिख लेना। अभी बस ये छूट रही है क्लास में।
तो कुछ यूजफुल चीजें समझ में आई नंबर सिस्टम में? यस सर। यस सर। ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं बच्चों, आप इसे 11th 12th के बच्चों को आराम से समझाइए और उन्हें समझ में भी आएगा और उन्हें बड़ा मजा भी आएगा। अब आप कहेंगे सर हम कैसे सच मान लें कि फैक्टोरियल 15 में 2 की पावर 80 नहीं 2 की पावर 11 ही आता है। तो यार तुम अपना जो फैक्टोरियल निकाल सकते हो 6 7 8 तक उसमें ही निकाल के देख लो, ट्राई कर लो, वेरीफाई कर लो, आपको भरोसा हो जाएगा। एक तरीका। और दूसरा तरीका है कि अब आप प्रूफ करते हैं, प्रूफ से समझ में आ जाएगा। यहां पर लिख लेना प्लीज बाद में कि लास्ट में फैक्टोरियल एन में जितने जीरो आपको चाहिए उस जीरो को देखने के लिए आपको 5 के एक्सपोनेंट ही पर्याप्त है। तो ये सवाल था, मैं फिर समझा रहा हूं। मैंने सबसे पहले आपको ये समझाया कि ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है। आपको एक एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि हाँ वाकई नहीं है। पहला इंपोर्टेंट तो कंक्लूजन ये था कि इनफाइनाइट एक्सप्रेशन में दिखता जरूर है, हो नहीं सकता। तो ये हमेशा कन्वर्जेंट एक्सप्रेशन है। चलिए अब प्रूफ करते हैं इसका। प्रूफ काफी आसान होगा। मैंने आपसे कहा था 5-7 मिनट में प्रूफ हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। आप क्या करेंगे प्रूफ में, फैक्टोरियल एन में पी से डिवाइड होने वाले कितने नंबर है उनको काउंट करिए। फैक्टोरियल एन में आप इसको भी अभी प्रूफ की जगह पर आप ऐसा भी सोच सकते हो। मैं बच्चों बार बार चीजों को बहुत सरल बना के तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये आपके आइडिया है, प्रूफ का आइडिया ही यही है। आप इसे किसी भी प्रूफ में ये जरूर लिखा जाना चाहिए या ये समझाया जाना चाहिए कि व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस प्रूफ, में क्या सोच रहे हैं आप। कई बार लगता है कि अगर कभी किताब लिखने का मौका मिलेगा तो मैं थ्योरम के शुरू में आइडिया जरूर देना चाहूंगा और कहूंगा कि अगर आइडिया समझ में आया है तो प्रूफ मत देखो यार, खुद ट्राई करो पहले। वो ज्यादा अच्छा था। अगर कोई स्टूडेंट आइडिया समझ गया कि अच्छा ऐसे ऐसे कुछ सोचना है और वो खुद करे ना, तो हो सकता है हमेशा नहीं तो कई बार वो मुझसे ज्यादा अच्छा प्रूफ लिखेंगे। और हमारा उद्देश्य भी यही है। पहला पॉइंट ये होगा कि काउंट number of times p divides factorial n। p कितनी बार फैक्टोरियल n को डिवाइड करता है ये देखिए। अच्छा अब काउंट नंबर ऑफ टाइम्स p स्क्वायर डिवाइड्स फैक्टोरियल n। p कितनी बार डिवाइड कर रहा है ये देख लीजिए। p स्क्वायर कितनी बार डिवाइड कर रहा है ये देख लीजिए। अगर आपने ये निकाला काउंट नंबर ऑफ टाइम्स p क्यूब डिवाइड्स फैक्टोरियल n, आप कहेंगे ये कहां तक करना है? अभी भी तो यही किया था आपने। नहीं p स्क्वायर नहीं, फैक्टोरियल नहीं था, आपने केवल n को किया था फिर, सॉरी। और करते जाइए कहां तक, काउंट number of times p to the power k divides n such that n less than equal to p to the power k तक।
यही किया था या नहीं बच्चों? सवाल में सोचिए, आपने जो अभी लिखा इलिस्ट्रेशन इट एग्जाम्पल, उसमें यही किया था या नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नाउ ऐड ऑल दिस, बस हो गया। ऑल दिस काउंटिंग्स, तो मैंने ये भी समझा दिया आपको कि बस हो गया, ये लॉजिक है। और यही फॉर्मूला भी था, उसमें भी यही कर रहे थे, n/p कितनी बार, मतलब इंटीजर बार, कितनी बार जब करेंगे तो काउंटिंग करेंगे। तो अब बचा क्या है, p कितनी बार डिवाइड करता है, अब उस पर काउंट करते हैं। पहले वाले को थोड़ा एलिबोरेट करते हैं, बाकी तो सिमिलरली होना है। Among the first and positive integers, divisible by p, p से कौन से डिविजिबल होंगे? पहला नंबर तो p से डिविजिबल p ही हुआ, दूसरा भाई 2p हो जाएगा, तीसरा 3p हो जाएगा। अब करते करते कहां तक करेंगे आप? मान लो t टाइम्स p तक आप डिविजिबल करें, p 2p 3p अप टू tp तक आपने माना डिवाइड कर दिया, तो वह t क्या है ये बताना पड़ेगा ना। सबसे बड़ा इंटीजर होगा ऐसा where t is the largest integer such that t into p less than equal to n, ऐसा होगा या नहीं? n कोई पता नहीं कितना बड़ा नंबर है ना, पहले n समझो अब इस समय। तो फैक्टोरियल n नहीं, n के सोचिए, कोई नंबर है बहुत बड़ा, p प्राइम नंबर है, आप p किस चीज को कितनी डिवाइड करेगा? p के लिए सोचिए, p की टेबल पढ़ते जाइए, p 2p 3p 4p, कहां तक? जैसे मान लो n 15 था अभी और 2 डिवाइड कर रहा, तो 2 फिर 4 6 8 14 तक तो आप चले गए। अब 15 को तो डिवाइड नहीं करेगा, तो टीपी लेस देन n आएगा वहां पर। लेकिन p अगर 15 की जो 16 होता तो t 8 तक आ जाता। आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं? Yes, sir. यस सर। अच्छा बच्चों, इस एक्सप्रेशन में t भी इंटीजर है, p भी इंटीजर और n भी इंटीजर है ना इस इनइक्वालिटी में? Yes. ये तीनों इंटीजर है ना? Yes, sir. तो क्या मैं t को n/p का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लूं? क्योंकि n/p इंटीजर है, तो क्योंकि इंटीजर ही आना चाहिए फिर, नहीं तो t इंटीजर नहीं भी आ सकता कई बार। जैसे अभी 2 15 को डिवाइड नहीं कर रहा था और t आना है 7 उस केस में, तो वो तभी आ सकता है जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे। क्या ये बात ठीक है? Yes, sir. यस सर। तो बच्चों अगर ये समझ में आ गया है तो थ्योरम प्रूफ हो गई है बस। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस पर आराम से सोचिए और तब हाँ या ना जो भी आपको लगता है जवाब दीजिएगा। सर हम कैसे कह रहे हैं कि n/p से पहले जो इंटीजर होगा वो t ही होगा? नहीं बेटा, अभी मैंने जैसे n अभी पिछले एग्जांपल में 15 लिया था, हाँ? Yes, और sir. p प्राइम नंबर लिया, कुछ माना 5 ले लिया, अरे 3 5 तो डिवाइड ही करेंगे, 7 ले लिया, तो मुझे Yes, sir. पता है p 7 है, तो 7
2 इंटू 7, ये 2 आएंगे। यस सर। तो माना मैं ऐसा लिखता और t इंटू 7 लिखता, तो t इंटू 7 जो होगा वो 15 या उससे कम होगा। यस सर। तो t लेस देन इक्वल टू 15/7। लेकिन यस सर। आपने ऊपर लिखा है कि t इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिखा है ना आपने, देखिए। यस सर। मतलब t भी इंटीजर है। अब t इंटीजर कैसे आएगा? तो सर आपने इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे। बिल्कुल, तो वो t2 आ जाएगा जो कि हम ले ही रहे थे। यस सर। ओके सर, आगे। हाँ, किसी और बच्चे को दिक्कत है या नहीं? नहीं तो मैं आगे बढ़ूं फिर अब। तो इससे इम्प्लाइज 10 देयर आर, मैं ऐसे लिख देता हूं एग्जैक्टली n upon p the greatest integer multiples of p occurring in the product that defines factorial n. That defines factorial n. और वो कौन से होंगे? विच, विच माने नेमली, नाम लेते हुए, p, 2p, 3p, n upon p greatest integer, ये वो है n upon factorial n टाइम्स, सॉरी n upon factorial p टाइम का greatest integer टाइम्स p हैं जो factorial n में आएंगे। अब इसके बाद क्या करें? जितने पी स्क्वायर कौन कौन डिवाइड करेंगे अब उन पे सोचिए। ऐसे ही एक्सपोनेंट ऑफ पी स्क्वायर विल बी, जब पी की तरह ही करोगे तो सिमिलरली वो क्या हो जाएगा? एन अपॉन पी स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड सो ऑन। जहां पी है वहां पी स्क्वायर रिप्लेस कर दो। एन तो वही है हर बार, ये हो जाएगा। तो फिर अब फाइनली आपको क्या लिखना चाहिए? हो गया, सबको जोड़ दो, आंसर आ गया। So the exponent of p in the prime factorization of factorial n कैसे मिलेगा? इज ऑब्टेन by adding n upon p greatest integer, n upon p square greatest integer, n upon p cube greatest integer, and so on. So n upon p to the power k का greatest integer, और k आप 1 से लेकर इंफिनिटी तक लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब जीरो हो जाएंगे आगे के। Is the exponent of p in factorial n। ये आपके पास रिजल्ट है।
समझ में आया या नहीं आया? पी वाला आया बच्चों? 8 समझ में आना चाहिए बस, तो उसी तरह से चलते जाएगा। ये थ्योरम अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं बटन साहब का कोई क्वेश्चन अगर इसमें है देखता हूँ, तो मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ अब सवाल। क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज। ये है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 1000। हाईएस्ट पावर ऑफ 5 के मान लो इन फैक्टोरियल 1000, और फिर आप ये भी बता दो कितने जीरो होंगे इसमें, बताइए तो। निधि, अलजेब्रा अब शाम को करते हैं, अभी नहीं करते हैं। कुछ बच्चों को कॉलेज जाना है कह रहे हैं। हेलो, साढ़े 5 साढ़े 6 बजे ही ग्रुप थ्योरी करते हैं एज यूजुअल, जो नॉर्मल टाइम है वही रखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं बस। सर पावर ऑफ 5 तो 249 आ रही है। तो Zero और भी लोगों औरों का भी वही आ रहा है? यस सर। यस सर। तो वही होगा फिर यार, तो 249 ही जीरो भी आएंगे फिर इसमें लास्ट में। काफी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज रहेगी बच्चों इसकी, और एक छोटे छोटे रिजल्ट्स और हैं इसमें। 2-3 दिन का मैटर है ये, फिर ये छठा चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, 12-13 सवाल है बस, छोटी एक्सरसाइज है। मैं 2 दिन और मान के चल रहा हूँ, आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे थर्सडे तो हो जाना चाहिए। तो हम हो सकता है फ्राइडे से शुरू करें नया। तो नया चैप्टर हमारा जो होता है फिर ऑयलर्स जनरलाइजेशन ऑफ फर्मास थ्योरम, इस पे काम करेंगे। तो आज जो हमने सीखा, कुछ एक आध छोटी छोटी चीजें, उसकी प्रैक्टिस करिए आप लोग जितना कर सकते हैं, और बाकी कल करते हैं। और ग्रुप थ्योरी हम लोग शाम को 6:30 बजे ही पढ़ते हैं।